तो बहन को वो बार बार पूछ रहे थे ये खा लो, वो खा लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन वाइफ को नहीं पूछा। अब इस बात को लेकर लोगों ने कहा कि ये जो है ना अपनी बीवी को रिस्पेक्ट नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मुफ्ती कवि के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मुफ्ती कवि अपने आप को मुफ्ती कम और सेलिब्रिटी ज़्यादा समझते हैं, और वो चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें कि लोग उनके बारे में बात करते रहें। और मैं मुफ्ती कवि को मतलब सच पूछे तो मैं दिल से उनकी इज्जत नहीं करता हूं और मुझे वो अच्छे भी नहीं लगते, लेकिन अभी जो कुछ उनके साथ हुआ इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के अंदर, आपने देखा और कुछ लोगों ने नहीं देखा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि बेसिकली उनके साथ हुआ क्या। मुफ्ती कवि बेसिकली अपने आप को मुफ्ती कहते हैं और ये वाकई इन्होंने इल्म हासिल किया है, लेकिन उस इल्म का इन्होंने नाजायज फायदा उठाया। अब ये कभी किसी एक्ट्रेस के साथ पकड़े जाते हैं रंगरलियां मनाते हुए, कभी किसी मॉडल के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि कंदील बलोच के साथ भी ये पकड़े गए थे। कंदील बलोच के साथ इनकी बड़ी नाजेबा किस्म की वीडियोस आई थी, क्योंकि एक तरफ इनके साथ लगता है मुफ्ती आलिम दीन होता है, ठीक है, उसने इल्म सीखा, दीन सीखा और दीन के बारे में पढ़ा, कुरान हदीस अहादीस को पढ़ते हुए अपने साथ वो एक लक़ब, एक क्या कहते हैं, एक नाम लिखवाता है मुफ्ती, ठीक है। और मुफ्ती कोई छोटा ओहदा नहीं है, दीन के लिहाज से, इस्लाम के लिहाज से बहुत बड़ा होता है। मुफ्ती साहब जो है वो कंदील बलोच के साथ ही भी नाजेबा वीडियोस बनाते हुए पकड़े गए। उसके बाद ये हरीम शाह के साथ, हरीम शाह के अलावा ये बहुत सारी लड़कियों के साथ नाजेबा हरकतें करते हुए पकड़े गए। अब जब ये आते हैं लाल मस्जिद में, तो लाल मस्जिद के जो अमीर हैं, जो वहाँ के आलिम हैं, जो उस मस्जिद के करता धरता, आप सबको पता है, वो है मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब। मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब लाल मस्जिद में जो कुछ हुआ वो भी आप सब जानते हैं। मुशर्रफ के दौर में जो कुछ हुआ लाल मस्जिद के हवाले से, उस वक्त भी यही ऑपरेशन था कि वो बुराई को रोकना चाहते थे। पहले वो पुलिस को बताते थे, नहीं सुनती थी, तो पुलिस के वो क्या करते थे, लाल मस्जिद के चंद लोगों को लेके जाकर उन लोगों को उठा के ले आते थे। मतलब इस्लामाबाद में मसाज सेंटर बहुत ज़्यादा खुले हुए थे, जहाँ पर लड़कियाँ चाइनीज़ जो हैं वो मसाज किया करती थी। और आप सबको पता है कि एक औरत एक मर्द का फुल बॉडी मसाज करेगी तो फिर वहाँ पर और क्या क्या हो सकता है, इसमें मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सब कुछ देखते थे, लाल मस्जिद वाले देखते थे, मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब और इनके भाई ये सब देखते थे, तो इन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। अब ज़ाहिर है बुराई के खिलाफ किसी न किसी को बोलना था, ये बोले। उसके बाद फिर क्या हुआ, जनरल मुशर्रफ ने लाल मस्जिद के ऊपर हमला किया और बहुत सारे लोग शहीद हुए वहाँ पर। बहुत गोलाबारी, बम, ये वो सब कुछ वहाँ पे मारा गया, ठीक है। उसके बाद मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब जो हैं वो बाहर आ गए, ये इनको रिहाई मिल गई, लेकिन इनके भाई, इनकी फैमिली के बहुत सारे लोग शहीद हो गए। अब बात यहाँ पर ये है कि जिस इंसान ने इतना बड़ा कदम उठाया हो, वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि मुफ्ती कवि उनकी मस्जिद में बैठा हो और मेहमान के तौर पर बैठा हो और वो शख्स उनको माफ़ कर दे? नहीं माफ़ कर सकते। तो मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब गन लेकर, अपनी राइफल लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं, SMG, मेरा ख्याल है SMG है, वो लेकर वहाँ पहुँचते हैं और मुफ्ती कवि को कहते हैं कि शर्म करो, और आज के बाद यहाँ लाल मस्जिद में तुम नज़र आ गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, यहाँ से फ़ौरन भागो, निकलो। अब मुफ्ती कवि जो है वो अपने आप को ऐसा शो कर रहे थे कि मैंने सुना नहीं, उन्होंने फ़ोन कान से लगा लिया, हाँ 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 ऐसे करते हुए उन्होंने कहा, आइंदा इधर आए तो मैं तुम्हें कोड़े मारूंगा। कहते हो कि मैंने बहुत सारी शादियां की हुई हैं, मैं शादियां करता रहता हूं, मैं फलां करता रहता हूं, दीन को गलत तरीके से पेश करते हो। और मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिया, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिया। उसकी वजह यह है कि जब मैं मुफ्ती कवि साहब को देखूंगा, मैं कहूँगा यार मुफ्ती कवि साहब इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, वो कह रहे हैं कि शादियां करते रहो, कुछ नहीं होता। और उसके बाद उन्होंने उनको बड़े तल्ख अल्फाज में कहा कि आज के बाद अगर इधर कोई इसको बुलाएगा या इसके साथ ताल्लुक रखेगा, उसको भी मैं कोड़े मारूंगा, उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुफ्ती कवि वहाँ से जो है ना चू 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 करते हुए निकल गए। अब बात यह है, अब वो उनसे जब पूछा जाएगा ना तो वो कहेंगे कि मैंने तो सब्र किया, वो वो अच्छे इंसान हैं, वो बड़े आदमी हैं, उस्ताद हैं, फलां हैं, इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन अगर मुफ्ती कवि के बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो आपको समझ आएगी कि मुफ्ती कवि ने किया क्या है। बहरहाल आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि मुफ्ती कवि को उन्होंने मस्जिद नहीं थी,
مسجد کے باہر جو آفس بنا ہوتا ہے جہاں پر کتابیں ہوتی ہیں، وہاں پر کتابیں سیل بھی کی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ شہد اور بہت ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. وہاں پر مفتی کبھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر وہ کوئی مہمان نوازی کے طور پر ان کو شربت بھی پلایا جا رہا تھا. وہ اپنا شربت لے کر وہاں سے پھر نکلے، اپنے جوتے بھی انہوں نے اٹھائے. بہرحال اب مفتی گوی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف، وہ بات کرتے ہیں جی انمول بلوچ کے بارے میں. تو انمول بلوچ کا ڈرامہ سیریل اقتدار آیا تھا، اس کے بعد یہ کافی مشہور ہو گئی تھی. اس سے پہلے یہ اسٹرگل کرتی رہی لیکن لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا. وہ جب اتنی زیادہ فیمس ہو گئی تو لوگوں نے ان کو بہت زیادہ نوٹس کرنا شروع کیا. ویسے تو انمول بلوچ بہت زیادہ کنزرویٹو فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ بولڈ کپڑے بھی پہنتی ہیں. یہ صرف شہرت کے بعد نہیں بلکہ شہرت سے پہلے بھی یہ بہت زیادہ بولڈ ڈریسز اور اپنی جو ان کی زندگی، عام زندگی، اس میں بھی یہ بہت زیادہ بولڈ کپڑے پہنتی رہی. لیکن جب سے یہ فیمس ہوئی ہیں لوگوں نے ان کو نوٹس کرنا شروع کیا تو انہوں نے اور زیادہ بولڈ کپڑے پہننا شروع کر دیا. ابھی انہوں نے ایک ساڑی پہنی جس پر لوگوں نے ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا. لوگوں نے کہا کہ ویسے تو آپ جس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں وہاں سے آنے کے بعد تو آپ کو یہ کام کرنے نہیں چاہیے تھے، اور اس کے بعد اگر آپ آ گئی ہیں اس انڈسٹری میں اور آپ کو شہرت بھی مل گئی ہے تو اس کا یہ ضروری نہیں ہے کہ شہرت کے ساتھ ساتھ آپ کو ننگا پن بھی دکھانا چاہیے. مطلب آپ کو ان رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ننگے ہو جائیں. مطلب وہ اپنے آپ کو ماڈرن شو کرنا چاہتی ہیں، وہ بتانا یہ چاہتی ہیں کہ میں بہت ماڈرن ہوں، میری ڈریسنگ سینس بہت اچھی ہے. اب انہوں نے انڈین سٹائل کی ایک ساڑی پہنی جس میں ان کا جو بلاؤز ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ چھوٹا تھا، اور لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا اور بہت زیادہ ان پر بات کی. اب جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے ایکٹریس کو برا لگتا ہے، لیکن کچھ ایکٹریس یہ کہتی ہیں کہ بات ہوتی رہے تو اچھا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے سارا ہبا بخاری کی وہ پریگننسی کے علاوہ تو عام زندگی میں انہوں نے کپڑے شپڑے ہمیشہ اچھے پہنے. اب ان کو بھی تو بڑے پروجیکٹس ملے، انہوں نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیے، لیکن اب یہ جب کر رہی ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ یہی شو کرنا چاہتی ہیں نا کہ میں بہت بڑی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، میرا بیک گراؤنڈ، میرا سٹائل، یہ سب کچھ. لیکن ظاہر ہے لوگ جب کسی ایکٹریس کے بارے میں جانتے ہیں، جو کوئی فین بنتے ہیں، تو وہ پھر سب کچھ جانتے ہوتے ہیں. کس طرح جانتے ہیں؟ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے وہ سنتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں. تو پھر انہوں نے انمول بلوچ کو بہت زیادہ جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا. بہرحال اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف جو کہ اس سے ملتی جلتی ہے. فلم ایکٹریس ثنا فاخر، بلکہ اب تو ثنا نواز ہو گئی ہیں، اور جب سے ان کی ایک کامیاب شادی، مطلب کامیاب شادی شدہ زندگی چل رہی تھی، پھر وہ شادی 12-14 سال کے بعد ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ہسبینڈ اور میرے جو سسر ہیں وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. خیر یہ سب کچھ چلتا رہا. اب وہ لندن میں چلی گئی ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً ان کی جم سے ریلیٹڈ ویڈیوز آتی رہتی تھی، اور جب سے انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے تب سے جب وہ ویڈیوز لگانے شروع ہوئیں تو بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ اب ان کی یہ شادی شدہ جو زندگی ہے نا یہ مسائل کا شکار ہوگی. اب جب یہ ویڈیوز لگاتی رہی تو اسی دوران جو ہے ان کی ڈیورس بھی ہو گئی. اب لوگوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے کہا تھا، بہت سارے جو انڈسٹری میں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو لوگ انڈسٹری کی ہر بات کو بہت گہرائی سے سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور انہوں نے انڈسٹری میں بڑا وقت گزارا ہوا ہے، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اب جو ہے ثنا کی جو لائف ہے وہ ڈسٹرب ہونے لگی ہے. کیونکہ اس وقت جو جم کی وہ ویڈیوز لگاتی تھی اس میں ظاہر ہے وہ اپنی باڈی کو بہت زیادہ پرومیننٹ کرتی تھی، بہت زیادہ شو آف کرتی تھی کہ میں نے اپنے آپ کو بہت مینٹین رکھا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیمرے ایسی جگہ پر فکس کرنا، مطلب فوکس ایسی جگہ پہ کرنا اور ان ویڈیوز کو لگانا، وہ قابل اعتراض تھا. اور اب انہوں نے ایک بار پھر سے دوبارہ سے انٹری ماری اور دوبارہ سے انہوں نے یہی کام شروع کر دیا، اور انہوں نے جم سے ریلیٹڈ کچھ ایسی ویڈیوز اور اپنے باڈی کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا اور دکھانا، یہ کام پھر سے شروع کیا. اور حالانکہ آپ کو میں بتاؤں کہ ثنا ایک واحد فلم سٹار ہیں جو فلموں میں بھی کام کرتی رہی اور کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی پر بھی ان کو اچھا خاصا کام مل رہا تھا. ان کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ کر رہی ہیں. ان کی جم سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں، ان کے کپڑوں کو لے کر لوگ جو ہیں وہ بہت اچھا. میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ، جو میں لفظ استعمال کرتا ہوں لوگ، یہ وہی لوگ ہیں جو مجھے اور اس انڈسٹری سے جڑے لوگوں کو سٹار بناتے ہیں. مطلب مجھے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اوبیسلی آپ لوگوں کی وجہ سے یہ چینل چل رہا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے نیچے کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں
पढ़ कर अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर लोग बुरा भी कह रहे होते हैं कि यार तुम शोबिज इंडस्ट्री पर ही बात करते रहते हो, इन भंडों के और इन मरासियों के बारे में बात करके। अब जाहिर है मेरी एक फील्ड है, मैंने जो सीखा वो मेरा इंडस्ट्री से रिलेटेड है, मैं सियासत से रिलेटेड बात नहीं करता, ठीक है, मेरा उस तरफ नहीं है। मुझे शोबिज इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करनी होती है क्योंकि मेरी जो खबरें हैं, जो मेरे जराए हैं, वो मुझे शोबिज इंडस्ट्री से रिलेटेड खबरें देते हैं। अब जब मैं इस पर बात कर रहा होता हूँ लोग मुझे भी बुरा भला कहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो इसी से रिलेटेड बात सुनते हैं वो ये समझते हैं कि इसके साथ साथ जो मैं एक अच्छी बात आप लोगों को कह जाता हूँ इस टॉपिक को लेकर, जो मैं आपको अच्छी बात कह जाता हूं, बेसिकली कुछ लोग वही सुनने के लिए आते हैं। अच्छा, अब सना की जो वीडियोस आ रही हैं वो जाहिर है एक पब्लिसिटी स्टंट तो है ही है कि वो दोबारा से इन होना चाह रही हैं और वो बार बार अपने आप को बताना चाह रही हैं कि मेरी इतनी एज हो गई है लेकिन उसके बावजूद देखो मैंने अपने आप को कितना फिट रखा हुआ है। लेकिन इन वीडियोस और इन कपड़ों को देखकर हमारे पाकिस्तानियों को बुरा लगता है क्योंकि ये वही पाकिस्तानी हैं जो इनको स्टार बनाते हैं, ये वही पाकिस्तानी हैं जो इनको फॉलो करते हैं, इंस्टा पर इनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, ड्रामा आते हैं, लोग गौर से देखते हैं, फिर उसके बाद ये कहीं बाहर मिलते हैं तो इनको बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं, आपका करैक्टर बड़ा अच्छा लगा था। ये वही लोग हैं और यही वही लोग हैं जो एतराज करते हैं कि सना जी अगर आप ये अपना जिस्म ना दिखाएं तब भी हम आपको पसंद करेंगे। लेकिन जाहिर है अब सना जी ने इतनी मेहनत की हुई है अपनी बॉडी पर, तो कैसे हो सकता है कि वो ना दिखाएं। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं पाकिस्तान के एक ऐसे बड़े यूट्यूबर के बारे में जिसके हवाले से मैं ये समझता था कि बहुत सारे लोग उनके हक में बोल रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली इन दिनों के अंदर अब लोग जो है उनके हक में बात नहीं कर रहे क्योंकि लोगों को लग रहा है कि असल में ये इंसान जो है, अब लोगों के राय जो मैं बता रहा हूँ, असल में ये जो इंसान है रजब भट्ट, ये दिमाग फिरा है, इसका दिमाग काम नहीं करता और ये जो है बदतमीज भी है, ये मगरूर भी है क्योंकि दो चीजें ऐसी सामने आई हैं जिसे देख कर ना लोगों को लगा कि यार हम एक गलत आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चीजें आपके सामने रखता हूं, आप लोग देखिएगा, आप लोगों की क्या राय है वो आप बताइएगा। रजब भट्ट जो है वो अपनी फैमिली के साथ डिनर पर आए तो उन्होंने अपने वालिदैन को कहा कि वालिद साहब को कहा, भट्ट साहब तुसी मुझे जान सारा उठ के मिलता, तुसी नहीं मिलते हो। तो उनके वालिद उठकर मिले, उनकी वालदा उठकर मिली। हो सकता है वो मजाक कर रहे हो, लेकिन जाहिर है एक बंदे के अंदर एक आ जाती है, फील आ जाती है कि मेरे साथ तो जमाना उठकर मिलता है, मैं कहीं चाहूँ लोग खड़े हो जाते हैं, तो मेरे माँ बाप मुझसे उठकर नहीं मिल रहे। उन्होंने ये बातें करते करते जब बीवी को कहा तो बीवी उठकर नहीं मिली, उन्होंने इग्नोर कर दिया। अब जब उन्होंने इग्नोर किया तो आगे जाहिर है रजब भट्ट ने भी उनको इग्नोर कर दिया, रिस्पेक्ट नहीं दी। लेकिन जब खाने का वक्त था, खाना जो है वो बहन की कोई दावत थी बहन के लिए, तो बहन को वो बार बार पूछ रहे थे ये खा लो, वो खा लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन वाइफ को नहीं पूछा। अब इस बात को लेकर लोगों ने कहा कि ये जो है ना अपनी बीवी को रिस्पेक्ट नहीं देता। दूसरी बात, अगर हम इस तरह से एक और जो बड़ा इल्जाम, जो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो लोगों को मार रहे हैं, एक गाड़ी में एक बंदे को मारे, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से देखें कि रजब भट्ट और इनकी जो वाइफ है, इन दोनों का आपस में अभी तक टाइम ही नहीं गुजरा। क्यों नहीं गुजरा? वलीमे के बाद तो वो अभी तक केसेस भुगत रहे हैं और उसके साथ साथ कभी वो पाकिस्तान से भाग गए, फिर पाकिस्तान से वापस आए तो घर में नहीं टिकते, जाहिर है घर रहते हैं तो लोग आ जाते हैं, लोग आते हैं तो फिर जान का खतरा है, जाहिर है। और इन सारी चीज़ों को फेस करते हुए वो क्या कर रहे हैं कि वाइफ के साथ उनकी मुलाकात ही कम होती है। अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? अब उनकी वाइफ ये कहती है कि मैं यहाँ पर बहुत सुखी हूँ, मैं शाम को उठती हूँ। अब देखें, लोग कह रहे हैं ना कि लोग खुद ढूंढना चाहते हैं कि मियां बीवी में क्या चल रहा है, लेकिन वाइफ कहती है कि मैं मज़े से जी रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से उठती हूँ और शाम को उठती हूँ, मैंने कभी उठकर एक गिलास भी पानी का नहीं पिया, बल्कि रजब भट्ट को भी मैंने कभी पानी का एक गिलास नहीं दिया। मतलब मेरी लाइफ ऐसे गुजरी है। अब जब वो 1 घंटे के लिए घर आते हैं तो कभी वाइफ होती है, कभी नहीं होती। घर 1 घंटे के लिए आते हैं, कब आते हैं कोई नहीं जानता। अब वो जब 1 घंटे के लिए घर आते हैं तो अपनी वाइफ से उनकी मुलाकात नहीं होती, क्योंकि या वो सो रही होती हैं या वो अपने माँ बाप के घर होती हैं। तो इन चीज़ों को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी खुद बनाना चाह रहे होते हैं। अब जब जाहिर है दोनों का एक दूसरे के साथ टाइम ही नहीं गुजरा तो अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? दूसरी बात, अगर हम ये करें कि भाई जिस तरह से रोड के ऊपर एक बंदे को रजब भट्ट इनके साथी मार रहे थे, बल्कि इनके साथ जो शख्स था दाढ़ी वाला, वो जूता उतार के मारा था, मसला जो भी था, लेकिन आपको कम से कम अपने कैलिबर का ख्याल करना चाहिए।
रजब भट्ट को लोग रोड पर देखकर ये नहीं कहेंगे कि और रजब भट्ट, नहीं, लोग वीडियोस बनाएंगे और वीडियोस में देखा जा सकता है कि रजब भट्ट जो है वो मार रहे हैं और उसके बाद जो है वो जो दूसरा बंदा है वो जूते उतार के मार रहा है, और उसके साथ साथ उनके वो जो दोस्त हैं शाजी और वो भी साथ हैं, वो मना कर रहे हैं, लेकिन रजब भट्ट जो है वो कंट्रोल में नहीं, और उसके साथ जो उनके जो दूसरे दोस्त थे वो भी कंट्रोल में नहीं थे। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है? एक, वो अपने माँ बाप के साथ जिस अंदाज में बात करते हैं, ठीक है, वो शुरू ही ऐसा था, और वो माँ बाप की इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है, माँ बाप प्यार करते हैं, बदतमीज़ी या मजाक ये उनकी आपस में दोस्ती है जो भी है, लेकिन जो वाइफ के हवाले से है वो, और दूसरा ये लड़ाई के हवाले से, इन वीडियोस को देखकर आपको क्या लगता है? वाकई रजब भट्ट जो है वो हम्बल है या बदमाश है? इस बारे में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं एक ऐसी खबर के बारे में जिसे बात करते हुए भी उस पर मुझे शर्म आ रही है। अबू धाबी की एक मस्जिद है, उसका नाम मैं आपको देखकर बताता हूँ। वहाँ पर ट्रंप गए और पूरे दिन के लिए वहाँ मस्जिद सबके लिए बंद कर दी गई। अबू धाबी की मशहूर मस्जिद है शेख जायद। इस मस्जिद में ट्रंप ने जूते नहीं उतारे। ट्रंप जूते पहनकर अंदर आया। गौर करें, ट्रंप जूते पहनकर अंदर आया और उसके साथ उसको जिस वक्त विजिट करवाया जा रहा था, तो वहां पर पूरे दिन में उस मस्जिद में किसी को नमाज नहीं पढ़ने दी गई। वो एक दिन के लिए मस्जिद बंद कर दी गई क्योंकि काफिर आ रहा था, और उसके लिए जो है ना वो मस्जिद को बंद कर दिया गया। जो लोग नमाजी थे उनको कहा कि जहां मर्जी जाके पढ़ो भाई, आज तुम नहीं पढ़ सकते क्योंकि ट्रंप आ रहा है। अंदाजा लगाएं। और उसके बाद एक और जो वीडियो है जिसमें दुबई में उनको वेलकम किया गया, अबू धाबी में या दुबई में, मेरा ख्याल है दुबई में, जब उनको वहां पर वेलकम किया गया, और नौजवान वो लड़कियां, आपको वीडियोस में सही क्लियर नजर नहीं आया होगा, वो लड़कियां जो कि यंग, बहुत यंग, जिनके बाल लंबे, जुल्फें लंबी, ठीक है, सिल्की बाल, उसके बाद उनका जो लिबास था और उनकी जो बॉडी थी वो बहुत सिलेक्टिव लड़कियां थी, बहुत कम उम्र की और बहुत सिलेक्टिव लड़कियां, ठीक है। वो जिस तरह से वेलकम करी थी, कुछ लोगों ने कहा कि ये एआई का ज़माना है, ये वीडियो, फिर लोगों ने हर एंगल से वो वीडियोस दिखाई, ठीक है। हर एंगल से दिखाने के बाद पता चला कि वो जो लिबास था वो ऐसा लिबास था जिसमें से उन लड़कियों के जिस्म बहुत वाज़ेह नज़र आ रहे थे। एक ऐसी सरजमीन जहाँ पर वो लोग रहते हैं जिनको बहुत अच्छा मुसलमान समझा जाता था, लेकिन आज वो तरक्की के नशे में अपने आप को बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने के चक्कर में वो किस तरह से इनसे वो सभी, इनके आगे वो सभी काम कर रहे हैं जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था। उसके बाद ट्रंप ने शाही महल में बैठ के मोहम्मद बिन सलमान को किस अंदाज में बुलाया आप ये जानते हैं? जिस तरह से वो अपने पालतू लोगों को बुलाते हैं उसी तरह से बिन सलमान को उन्होंने ऐसे बुलाया। जिस अंदाज में वो बुला रहे थे, जिस अंदाज में मोहम्मद बिन सलमान को बुलाया जा रहा था, वो नाम लेकर जिस तरह से उन्होंने अपने, मैं इस तरह बोलते हुए भी शर्म आती है, वो जॉनी 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 स्टैंड अप, जॉनी स्टैंड अप, ये अल्फाज इस्तेमाल करके जब ट्रंप ने उठाया तो मैं ये समझा यार अब कोई कदर नहीं रही, कोई लिमिट नहीं रही। इन लोगों ने अपने आप को इस तरह से बेचा है कि यार मैं कहता हूं भिखारी भी अपने आप को ना बेचे। ये वो लोग हैं जो पेट्रोल, ऑयल, तेल बंद कर दें तो पूरी दुनिया का निजाम रुक जाए। ये वो कंट्रीज हैं, इनकी वजह से जहाज चलते हैं और वो हमले करते हैं, इनकी वजह से बहुत सारी चीजें बनती हैं, वो जिससे मुसलमानों को मारा जाता है। पेट्रोल बंद कर दिया जाए ना तो पूरी दुनिया का निजाम धर्म भरम हो जाए। अभी तक इलेक्ट्रिक जहाज नहीं बने जिस पर उड़कर कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन ये सब कुछ आंखें बंद करके फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, जहां मैं कहता हूं इनका एक कदम पूरे निजाम को हिला के रखते। जो नहीं मानते वो मानने पर मजबूर हो जाएं, घुटनों के बल आके माने। लेकिन ये क्यों माने, ये क्यों करेंगे? ये कहेंगे कि हमारा कारोबार क्यों बंद हो। आप सऊदीया में, और लोग कहते हैं कि वहां पर शराब, ये चीजें आम होती जा रही हैं, क्लब खुलते जा रहे हैं। पहले मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे बताते हैं कि जब हम लोग वहां पर गए तो पहले फैमिलीज के लिए अलग मतलब पार्टीशन बनी होती थी। अब कहते हैं कि जिस होटल में पार्टीशन होगी उस होटल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। सब मिक्स बेड है, अब कोई फैमिली के लिए पर्दा ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, थोड़ा खुलकर जियो। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा।
میں نے تو آپ کے سامنے سب کچھ رکھ دیا ہے. امید ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.